हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिश्ता नफीस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नेपोलियन की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो उससे पहले मैंने उसकी नेपोलियन थर्ड की होम पॉलिसी के बारे में और उसकी पूरी बायोग्राफी डिस्कस कर चुकी है। सबसे पहले आप उसे देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसे पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेपोलियन थर्ड की फॉरेन पॉलिसी। तो देखिए, नेपोलियन थर्ड की फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो नेपोलियन थर्ड की यह अभिलाषा थी कि उसके साम्राज्य का दूर दूर तक विस्तार हो। यानी नेपोलियन ये चाहता था कि उसका मतलब जितना साम्राज्य है वो पूरी दूर दूर तक उसका पूरी तरह से फैल जाए, पूरा साम्राज्य उसका विस्तार हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने औपनिवेशिक नीति के सहारे लिए औपनिवेशिक नीति का सहारा लिया था। इस नीति में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी कूटनीतिक तथा सैनिक शक्ति दोनों का प्रयोग किया। और नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति के इतिहासकारों ने दो कालों में विभक्त किया है, यानी दो कालों में इसको विभक्त कर दिए हैं। तो देखिए, प्रथम काल जो था तो वो 1852 से 1816 तक था, और जो दूसरा था वो 1860 से लेकर 1870 तक माना जाता है। तो देखिए, जो फर्स्ट है उसका मतलब विदेश नीति की जो प्रथम काल था 1852 से 1816 तक में, तो वो देखिए क्या था। तो नेपोलियन तृतीय को पता पता था यदि मैं लुई फिलिप की तरह विदेश नीति अपनाया तो, यानी जो लुई फिलिप जो 1848 की क्रांति हुई थी उसी फिलिप की बात हो रही है। यदि मैं उसी की तरह विदेश नीति अपनाया तो जल्द ही सिंहासन छोड़ना पड़ जाएगा। अतः उसने अपने चाचा नेपोलियन प्रथम की तरह इस नीति को अपनाया। तो इस नीति के अपनाया जिसे तो आगे चलकर उसने पूरी तरह से ये नीति अपना ली थी। तो देखिए, पहली जो थी, पहला पॉइंट क्या था, प्रथम काल की बात हो रही है। तो पोप की प्रधानता की पुनः स्थापना, यानी जो थी पोप की प्रधानता जो वहाँ की थी फिर से स्थापित हो गई थी। तो इटली में मेदिनी, गैरिबाल्डी व अन्य देशभक्तों ने 1848 ईस्वी की क्रांति के समय पोप राज की समाप्ति करके रोम का गणतंत्र स्थापित कर दिया था। यानी पोप की समाप्ति कर दिए थे, तो वहाँ पर जो रोमन थे उनके मतलब स्थापित हो गया था, उनकी रिपब्लिक पूरी तरह से हो गया था। तो परंतु नेपोलियन ने सिंहासन रूढ़ होते ही तुरंत उसने रोम की समाप्ति की करने के लिए एक विशाल सेना का गठन की करके पूर्ण रूप से पूरी तरह से मतलब समाप्त कर दिया था रोम को, और पोप की पुनः स्थापना की, क्योंकि वो रोम का कट्टर समर्थक था। यानी वो रोम को तो पसंद नहीं करता था, इसलिए सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले उसने ये कार्य किया कि वो रोम को समाप्त करके पोप को रखा। तो देखिए, क्रीमिया युद्ध के टर्की को सहायता प्रदान करना। क्रीमिया युद्ध पे मैं अलग से पूरी टॉपिक बनाऊंगी, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर उसमें बीए सेकेंड ईयर की बात, तो उस पर मैं पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बीए सेकेंड ईयर में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर 1854 से 1850 तक में थी। तो क्रीमिया युद्ध में नेपोलियन तृतीय ने रूस के जार को, यानी रूस का जो शासक था जार, उसके विरुद्ध टर्की का पक्ष लिया था। इसका प्रमुख कार्य पूर्ण रूप से रूसी प्रभाव का हाथ करके टर्की के प्रभाव में वृद्धि करना था। यानी पूरी तरह से पूरी तरह से रूस का प्रभाव जो था उसको पूरी तरह खत्म करके टर्की का उसने सहारा देना चाहता था। और नेपोलियन थर्ड ने अपने प्रयास से सफलता प्राप्त कर ली थी। मतलब ये आगे चल के पूरी तरह से ये सफल भी हो गया था, और रूस ने जार को तुर्की के साथ संधि करने के लिए विवश होना पड़ा, और रूस ही मजबूर हो गया था, तो उसे संधि करने के लिए मजबूर हो गया था। तो इस युद्ध से फ्रांसीसी में जो थे 25,000 मारे गए थे। यानी पूरी तरह से फ्रांस के जितने सैनिक थे तो 25,000 मारे गए थे। तो इस युद्ध से फ्रांसीसियों को कोई साम्राज्य विस्तार तो नहीं हुआ था, यानी उसका कोई साम्राज्य में तो जो कि नेपोलियन जो तृतीय था उसको ये था कि नेपोलियन को पूरी तरह से साम्राज्य विस्तार करना था, लेकिन इस युद्ध में तो कोई साम्राज्य विस्तार नहीं हुआ था। लेकिन एक ही लाभ हुआ था, जो 1856 में राजधानी जो थी फ्रांस की पेरिस, उसमें सम्राट तृतीय का अध्यक्ष से पूरी संधि संपन्न हो गई थी। यानी जो वो संधि करना चाहता था वो संधि इसमें हो गई थी। तो संधि तो हो गई थी उसमें, तो ये पूरा वो थर्ड पॉइंट खत्म हो जाता है। तो क्रीमिया के युद्ध पे मैं पूरा टॉपिक उस पर बनाऊंगी फिर से। तो ये नेपोलियन थर्ड की रोमिया संबंधित जो नीति थी, तो थर्ड पॉइंट इसका ये। तो नेपोलियन तृतीय राष्ट्रीयता के विचार का समर्थक था, यानी जो राष्ट्रीयता के विचार का पूरा समर्थक था। तो उसने रोमिया की जो देशभक्त ने ऑस्ट्रिया और जो तुर्क सुल्तान के समय राष्ट्रीयता के आधार पर एक नया राष्ट्र निर्माण की मांग की,
और नेपोलियन थर्ड ने उनकी मांग के प्रभावशाली ढंग से समर्थन किया, यानी प्रस्तुत किया था, जिसके कारण देशभक्तों यानी रूमिया जो थे उनकी मांग मतलब तुर्की को पूरी करनी पड़ गई थी। यानी रूमिया की जो पूरी मांग थी, इससे ये पता चल जाता कि तुर्की ने पूरी तरह से इनकी मांग को पूरा करना पड़ गया था। और क्योंकि ये नेपोलियन का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उसने पूरी तरह से ऐसे मांग को इतने प्रभावशाली ढंग से उसको समर्थन किए दिया था कि इसी वजह से ये रूमिया को ये तुर्की को मतलब तुर्की को रूमिया को पूरी तरह से मतलब जितनी संधि हुई थी, जो भी मतलब उन लोगों की मांग थी, सब कुछ उसको पूरा करना पड़ गया था। तो फोर्थ पॉइंट है इटली संबंधित उसकी नीति थी। तो इटली संबंधित की बात की जाए तो यहाँ पे इटली के एकीकरण जो हुआ था उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो इटली के उत्तरी भाग में लोम्बार्डी, विनेशिया, टुस्कने, पर्मा, मीडिया आदि जितनी भी सब वो थे प्रांत थे, उसमें ऑस्ट्रिया साम्राज्य भी सम्मिलित था। ऑस्ट्रिया साम्राज्य की बात की जाए तो वही ऑस्ट्रिया साम्राज्य जिसमें 1815 से लेकर 1848 ईस्वी में प्रथम जो पूरा प्रधानमंत्री था मेटरनिक, उसी ऑस्ट्रिया की बात हो रही थी। तो यहाँ पे उसमें ये इतने सारे देशों में ऑस्ट्रिया भी सम्मिलित था। इटली के देशभक्तों ने ऑस्ट्रिया को गुलाम समझते थे, यानी इटली जो वहाँ पे थे, इटली इस वक्त पूरी तरह से कब्जे में था ऑस्ट्रिया के। तो इस वजह से ये इटली वाले अपने को मतलब गुलाम समझते थे। अतः इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इटली के जो देशभक्त थे, सर्जिनिया और पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय के नेतृत्व में 1856 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध मोर्चा लेने का निश्चय किया, यानी पूरी तरह से युद्ध करने के लिए उन लोग तैयार हो गए थे ताकि हम लोग ऑस्ट्रिया के कब्जे से निकल सकें। तो इसका प्रमुख कारण यह था कि इटली का जो राष्ट्रीयकरण करके उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिवर्तन करना चाहते थे। यानी इटली अभी एक कठपुतली की तरह मतलब किसी के कब्जे में बंधा हुआ था, वो ऑस्ट्रिया था। तो उससे मतलब छुटकारा पाने के लिए और राष्ट्र का खुद एकीकरण करने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए उन लोगों ने ये मतलब एक युद्ध के लिए उन लोगों ने भी तैयार होना शुरू कर दिया था। तो ऑस्ट्रिया के सम्राट के इटली के आंदोलन का दमन करना चाहते थे, लेकिन सर्जिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो ये थे, इन्होंने सोचा कि यदि यह आंदोलन अकेले नहीं हो सकता तो वो अपने प्रधानमंत्री कैवूर तथा फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय से संधि करके इसके आंदोलन में मिला लिया। मतलब ये जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में मिला लिया था, जिससे फ्रांस के 2 लाख सैनिक ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पिडमांट को सहायता भेजे जाएंगे। यानी जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में फ्रांस के 2 लाख सैनिक इनके मतलब भेजे जाते हैं। और तथा इन सहायता के उपलक्ष्य में फ्रांस को नीस और सेवाएं क्षेत्र प्राप्त हो गए थे। यानी नेपोलियन तृतीय की अगर विदेश नीति की बात की जाए तो इसमें नेपोलियन को ये क्या फ़ायदा हो जाता है कि नीस और सेवाएं को जो पूरा क्षेत्र था उसको वो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से नेपोलियन तृतीय की जो विदेश नीति थी उसमें प्रथम काल यानी 1852 से लेकर 1860 तक था, वो पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद इसका सेकेंड जो था वो पूरा 1860 से 1870 तक में था। तो सबसे पहले इसमें आता है मेक्सिको की समस्या, यानी इसमें मेक्सिको की जो समस्या रहती है तो वो क्या रहती है। तो 1830 में जो मेक्सिको में स्पेन की विदेशी शासक का अंत करके गणराज्य की स्थापना की गई थी। यानी ये मेक्सिको की जो में स्पेन में जो था विदेशी शासन का अंत कर दिया गया था और गणराज्य मतलब पूरी तरह से हो गई थी। तो लेकिन गणतंत्री सरकार की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं पाई थी, यानी पूरी सुधार नहीं कर पाई थी, जिसके कारण फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड के सभी लोगों से मतलब भारी मतलब ऋण लेना पड़ जाता था, पैसे लेते थे, जो आगे चलकर कर्जदार हो गई थी। यानी कौन? मेक्सिको जो था ये पूरी तरह से कर्जदार हो गई थी। उस समय विभिन्न राजनीतियों के दलों में भारी मतभेद थे। अतः नेपोलियन ने इस स्थिति का लाभ उठाकर वहाँ उसके अधिकार करने के लिए सोचा। यानी जब वो सोचा नेपोलियन की मेक्सिको जो था वो पूरी तरह से कर्जदार हो गया, तो वो पूरा कमज़ोर हो गया, तो इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं इस पर अधिकार कर लूँ तो वो बहुत आसानी तरह से अधिकार कर लूँगा। तो वहाँ उसने अधिकार पूरी तरह से करने के लिए सोचा भी था, लेकिन वो सफल भी नहीं होता है इतना। तो खैर फोर्थ पॉइंट की सेकेंड पॉइंट थी तो विदेश नीति की, तो पोलैंड संबंधित उसकी नीति थी। तो नेपोलियन तृतीय ने पोलैंड देशभक्तों को अपने देश रूस के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए उत्साहित किया।
इस कार्य के द्वारा वह रूस के जार को नीचा दिखाना चाहता था और नेपोलियन तृतीय के उकसाने पर पोलैंड वासियों ने रूस के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यानी ये जो पोलैंड देशभक्त थे वो रूस के प्रभाव से मतलब मुक्त होना चाहते थे। तो नेपोलियन तृतीय भी मतलब जार को मतलब नीचा दिखाने के लिए उसने ये मतलब पोलैंड वालों को एकदम उस्का दिया कि मतलब आप लोग जो रूस के विरुद्ध एक विद्रोह कर दीजिए। तो परंतु मतलब ये युद्ध हुआ भी रहता है, लेकिन जार जो था इस विद्रोह का दमन करने के लिए एक विशाल सेना पोलैंड भेज दिया था। और इस अवसर से नेपोलियन तृतीय पेलिश वासियों की सहायता नहीं कर सका, यानी पोलैंड के जो पोलैंड वासी जो थे पूरे उनकी सहायता नहीं कर पाता है। अतः जार को विद्रोह करने में दमन करने में या मतलब उसको समाप्ति करने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि जब वो सहायता नहीं कर पाता है तो सरलता से ये विद्रोह भी दमन हो जाता है। तो पोलैंड ने रूसी सैनिक के गोलियों में सबको मार डाला, यानी पूरी तरह से पोलैंड ने सैनिक जो थे पूरी तरह से मतलब गोली तो चलाई रूस के ऊपर, लेकिन फिर भी अंत में रूस ही जीत जाता है। अतः अंत में रूस ही जीत जाते हैं और इस कार्य से फ्रांस और पोलैंड दोनों ही राष्ट्रवाद के विरुद्ध हो गए थे और जार के साथ भी उसका मनमुटाव हो जाता है। यानी यहाँ पर नेपोलियन तृतीय यहाँ पे पूरी तरह से उन लोगों का पोलैंड वालों का सहायता नहीं कर पाता है, तो इस वजह से ये हार भी जाते हैं। लेकिन इसी वजह से फिर ये जार भी मतलब उसका मनमुटाव हो जाता है, यानी इसके विरुद्ध होने लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।